हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल के ऊपर स्वागत है, अभिनंदन है। ज्ञान की श्रृंखला में हम पहले वीडियो में प्लेटो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने प्लेटो का जीवन परिचय पढ़ा। प्लेटो के समय प्रचलित न्याय की जो धारणाएं थी तीन, परंपरागत, क्रांतिकारी और व्यवहारिक न्याय के जो सिद्धांत थे, उनका प्लेटो के द्वारा खंडन करवाया गया और प्लेटो के न्याय सिद्धांत का हमने अध्ययन पिछले वीडियो में कर लिया था। आज हम प्लेटो के आगे के दो सिद्धांतों के ऊपर बातचीत करेंगे, एक तो शिक्षा सिद्धांत और एक प्लेटो का साम्यवाद। उनको वापस 2 मिनट के लिए रिपीट करते हैं। प्लेटो ने जो अपने न्याय का सिद्धांत बताया था, उसमें साथियों मैं आपसे कुछ चर्चाएं और करना चाहता हूं। जैसे 2 क्वेश्चन से अपन लेके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसको हम इस रूप में देखेंगे कि प्लेटो ने आदर्श राज्य का आधार बताया है। इन्हें किसे बताया है? आदर्श राज्य का आधार किसे बताया है? इसको साथियों हम ऑप्शन लेते हैं, विवेक को, राज्य को, विवेक को, न्याय को, तृष्णा को, साहस को। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक क्वेश्चन है, प्लेटो ने शासन का आधार किसे माना है? ऑप्शन है साथियों, विवेक को, न्याय को, तृष्णा को, साहस को। ये 2 क्वेश्चन हैं साथियों, हमें अलग अलग पढ़ते हैं जो समझ में नहीं आते, दोनों को एक साथ पढ़ने से हमें इसका डिफरेंस मालूम हो जाएगा। जैसे यहाँ प्लेटो कह रहा है कि आदर्श राज्य का आधार क्या है, जो उसका आइडियल स्टेट था उसका बेस क्या था, यानी आदर्श राज्य किस पर आधारित होगा। क्वेश्चन की मांग क्या है? आदर्श राज्य किस पर आधारित होगा, और वो कहता है शासन किस पर आधारित होगा। तो पहले तो आपको साथियों स्टेट यानी राज्य और शासन में अंतर करना आना चाहिए। स्टेट जो राज्य होता है साथियों अमूर्त होता है, और उसका मूर्त रूप होता है शासन, गवर्नमेंट यानी सरकार। तो देखिए सरकार, अगर हम प्लेटो के आदर्श राज्य में हम सरकार देखेंगे तो शासन करने का काम कौन करेगा? दार्शनिक राजा। कौन करेगा? दार्शनिक राजा। शासन करने का काम कौन करेगा? दार्शनिक राजा। अर्थात वहां गवर्नेंस कौन करेगा? गवर्नेंस दार्शनिक राजा। और दार्शनिक राजा की योग्यता क्या बताई है उसने? दार्शनिक राजा की योग्यता उसने बताई है विवेक, ज्ञान, विवेक। तो कहता है कि शासन का आधार क्या होना चाहिए? विवेक होना चाहिए। इसका आंसर तो बनेगा साथियों ये, जब भी गवर्नेंस की बात करेगा, गवर्नमेंट की बात करेगा, तो ये गवर्नमेंट यानी शासक कौन होगा? जिसमें विवेक होगा। दार्शनिक राजा वही होगा जो विवेकवान होगा। तो शासन का आधार तो प्लेटो ने किसको माना है? विवेक को। अब बच्चे इसी का यहां आंसर दे देते हैं। यहां क्वेश्चन की मांग है आदर्श राज्य, और मैंने साथियों आपको उसका न्याय सिद्धांत बनाया था, जो एक चित्र बनाया था इस प्रकार से, ये उसका आदर्श राज्य है, आदर्श राज्य। और मैंने इस प्रकार से बनाया था
कि ये हो गया बेस। क्या हो गया? बेस। बेस तो ये बेस है ना आधार, और ये आधार क्या है? न्याय। यानी इसका आदर्श राज्य किस पे टिका हुआ है? इसका आदर्श राज्य न्याय के ऊपर टिका हुआ है। और फिर ये दो स्तंभ बताए थे, इनको कहा जाता आधार स्तंभ। अगर आधार स्तंभ की बात की जाए, जैसे आगे क्वेश्चन ले लेते हैं, प्लेटो के आदर्श राज्य का आधार है, यानी कि वो किस पर टिका हुआ है? तो न्याय पर टिका हुआ है। इसे हम इस रूप में कह सकते हैं, जो न्यायपूर्ण होगा वही आदर्श राज्य होगा। अन्यायपूर्ण राज्य आदर्श राज्य नहीं हो सकता है, यानी कि आदर्श राज्य का आधार न्याय हो जाएगा। और दो स्तंभ बताए हैं, आधार स्तंभ। आधार स्तंभ उसने शिक्षा को और साम्यवाद को बताया है। तो अगर प्रश्न आ जाए कि प्लेटो के आदर्श राज्य के आधार स्तंभ हैं, तो उसका आंसर आएगा शिक्षा व्यवस्था और साम्यवादी व्यवस्था। इसलिए साथियों, इसी पे जुड़ते हुए दो चीज और बता देता हूं आपको कि प्लेटो ने व्यक्ति में कितने सद्गुण बताए हैं? व्यक्ति में 3 सद्गुण बताए हैं, विवेक, साहस और तृष्णा। व्यक्ति में 3 सद्गुण, विवेक, साहस और तृष्णा। और साथियों, समाज और राज्य में वो अंतर नहीं करता है, इसलिए समाज और राज्य के एक ही मानता है। वो कहता है राज्य में या समाज में कितने सद्गुण हैं? समाज या राज्य में उसने 4 सद्गुण बताए। ध्यान रखें, व्यक्ति में 3 सद्गुण, समाज राज्य में 4 सद्गुण। 4 सद्गुण, 4 कौन से? विवेक, साहस और तृष्णा। ये तो तीनों यहां भी रहेंगे, विवेक, साहस, तृष्णा। बस एक ऐड हो जाएगा, और वो ऐड कौन सा होगा साथियों? न्याय। न्याय। अब उसने कहा है कि व्यक्ति में जो 3 सद्गुण है, इनमें सर्वोच्च या श्रेष्ठ सद्गुण कौन सा है? विवेक। श्रेष्ठ सद्गुण कौन सा है साथियों? श्रेष्ठ सद्गुण है विवेक। कहां? व्यक्ति में या आत्मा में। लेकिन आ जाए समाज या राज्य में, सर्वश्रेष्ठ सद्गुण कौन सा है? न्याय। अब विवेक नहीं करेंगे, समाज में, राज्य में सर्वश्रेष्ठ सद्गुण कौन सा आएगा? न्याय आएगा। पुनः रिपीट कर रहा हूं, व्यक्ति में सर्वश्रेष्ठ सद्गुण कौन सा होगा? विवेक। राज्य या समाज में सर्वश्रेष्ठ या सर्वोच्च सद्गुण कौन सा होगा? न्याय। अब साथियों, प्लेटो के आदर्श राज्य के जो 2 आधार स्तंभ हैं, उन दोनों को पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। अब साथियों, हमें यह समझना है, प्लेटो की रिपब्लिक एक पुस्तक थी, रिपब्लिक, और इसके लिए रूसो ने क्या कहा है कि रिपब्लिक शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। ये किसने कहा है? रूसो ने, जीन जैक्स रूसो। अब इससे आपको समझ में आएगा प्लेटो ने शिक्षा के ऊपर कितनी विशद विवेचन किया है, विस्तार पूर्वक बताया गया है। देखिए, इसकी प्लेटो के अगर हम शिक्षा सिद्धांत को पढ़ते हैं, तो यूनान में प्लेटो के समय 2 नगर राज्य बहुत ज्यादा पॉपुलर थे, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे। एक तो एथेंस जहां का खुद प्लेटो था, और एक साथियों था स्पार्टा। तो देखिए, यहां की शिक्षा व्यवस्थाओं को देखता है, और वो ये देखता है न तो एथेंस की शिक्षा व्यवस्था परिपूर्ण थी और न ही स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था परिपूर्ण थी।
दोनों में ही अपूर्णताएं थी, लेकिन दोनों यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में कुछ अच्छाइयाँ भी थी। तो प्लेटो आगे चलकर अपने शिक्षा सिद्धांत में क्या करता है, स्पार्टा और एथेंस की शिक्षा की जो अच्छाइयाँ थी उनको मिला देता है। इसलिए आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए, प्लेटो ने अपने शिक्षा सिद्धांत में किन नगर राज्यों की शिक्षा व्यवस्थाओं का मिश्रण किया, तो एथेंस और स्पार्टा। तो यहां पर एथेंस में शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? यहां राजकीय शिक्षा नहीं थी, राजकीय शिक्षा नहीं थी। राजकीय शिक्षा से तात्पर्य साथियों, राजकीय शिक्षा से तात्पर्य यह है गवर्नमेंट का शिक्षा की व्यवस्था करने की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। अर्थात गवर्नमेंट ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करती थी कि नागरिकों को शिक्षा मिले। जो व्यक्ति शिक्षा लेना चाहता था वो निजी शिक्षा लेता था, अर्थात निजी शिक्षण संस्थाएं थी, और यहां शिक्षा देने का काम सोफिस्ट करते थे। कौन करते थे? सोफिस्ट। सोफिस्ट किनको कहा जाता है? जो शिक्षा पैसों में बेचते थे, अर्थात शिक्षा वो जो व्यक्ति उनके ज्ञान को खरीद सकता था वो आजकल के ट्यूटर की तरह थे, ट्यूशन देने वाले की तरह थे। सोफिस्ट यहाँ शिक्षा की व्यवस्था शिक्षा प्रदान करते थे, और सोफिस्ट उसी को शिक्षा देते थे जिसका उनको पेमेंट मिलता था, अर्थात उनका ट्यूशन की जो फीस अदा कर सकता था। अर्थात यहाँ शिक्षा अभिभावक व्यवस्था करते थे। माता पिता या गार्जियन उस बच्चे को शिक्षित दिलाने के लिए, शिक्षा दिलाने के लिए शिक्षा की व्यवस्था करते थे सोफिस्टों से। लेकिन ध्यान रखना साथियों, यहाँ पर धनी वर्ग ही शिक्षा प्राप्त कर सकता था, निर्धन या गरीब व्यक्ति शिक्षा प्राप्त नहीं कर। यानी यहाँ पर सरकार की ओर से शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसके विपरीत स्पार्टा में चलते हैं। यहाँ शिक्षा राज्य यानी सरकार, राज्य का दायित्व था। राज्य का दायित्व था। एक निश्चित उम्र होने के बाद में 6 वर्ष का जैसे बच्चा हो जाता था तो माता पिता से उसे ले लिया जाता था, और सरकार वहाँ की गवर्नमेंट क्या करती थी, उसकी शिक्षा की व्यवस्था करती थी। और ये शिक्षा की व्यवस्था सभी के लिए थी, अनिवार्य रूप से सभी को शिक्षा लेनी होगी, अनिवार्य थी शिक्षा, और निःशुल्क थी। कोई शुल्क नहीं था, कोई फीस नहीं थी, गवर्नमेंट की ओर से निःशुल्क होती थी और अनिवार्य रूप से मिलती थी। यहाँ आप कहेंगे यहाँ अनिवार्य शिक्षा नहीं थी, अनिवार्य शिक्षा नहीं थी और निःशुल्क भी नहीं थी, निःशुल्क भी नहीं थी। यहाँ पर शुल्क लिया जाता था और सभी के लिए शिक्षा नहीं थी। जो ये शुल्क अदा कर सकता था वही शिक्षा ले सकता था। सरकार शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं करती था। शिक्षा का दायित्व, शिक्षा प्रदान करने का दायित्व, बच्चों को शिक्षा दिलाने का दायित्व सरकार का नहीं था, राज्य का नहीं था, यह दायित्व उसके अभिभावक का था। अब देखिए साथियों, यहाँ जो शिक्षा दी जाती थी, स्पार्टा क्या है कि एक मजबूत लड़ाकू नगर राज्य था, अपने आप को शक्तिशाली रखना चाहता था, इसलिए ये सैनिक शिक्षा देते थे। यानी इनकी शिक्षा का उद्देश्य होता था एक बेहतर मजबूत सैनिक प्राप्त हो। इसलिए साथियों ये क्या करते थे, व्यायाम के ऊपर अधिक बल देते थे। व्यायाम पर अधिक बल दिया जाता था। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में पाठ्यक्रम ऐसा था जिसमें शरीर का निर्माण हो, शरीर बलशाली हो, इसलिए व्यायाम पर अधिक बल दिया जाता था। और व्यायाम के साथ ही अनुशासन पे बल देते थे, अनुशासन पर बल देते थे। इसलिए इनकी शिक्षा को क्या कहा जाता है, सैनिक शिक्षा। क्या कहा जाता है साथियों, सैनिक शिक्षा, सैनिक शिक्षा कहा जाता था। और इस अनुशासन का परिचय साथियों इससे लगेगा, प्लेटो कहता है स्पार्टा में
लड़के और लड़कियां नग्न अवस्था में एक साथ व्यायाम करते थे। कितना तगड़ा डिसिप्लिन होगा, सोचिए आप। यहां पर देखिए साथियों, यहां पर जो शिक्षा दी जाती थी वो मस्तिष्क को तेज करने की, हम कह सकते हैं मानसिक शिक्षा दी। वहां शारीरिक शिक्षा दी जा रही थी, व्यायाम, यानी इसे हम सैनिक शिक्षा कह सकते हैं, या इसे हम कह सकते हैं साथियों शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा पर बल था इनका, जिनका स्पार्टा वालों का शारीरिक शिक्षा पे बल था। यहां मानसिक शिक्षा दी जाती थी, मस्तिष्क को तेज करने की मानसिक शिक्षा दी जाती थी। यहां मैंने स्पार्टा में साथियों आपको बताया क्या हो रहा था, बालक और बालिकाओं को दोनों के लिए शिक्षा थी, इसलिए स्त्री शिक्षा या बालिका शिक्षा, स्त्री शिक्षा दी जाती थी। यहां स्त्री शिक्षा का उल्लेख नहीं मिलता है। स्त्री शिक्षा का उल्लेख नहीं मिलता है। तो साथियों इस प्रकार से हम देखते हैं स्पार्टा और एथेंस में शिक्षा व्यवस्था अलग अलग रूप में देखने को मिलती है। अब प्लेटो क्या करता है साथियों, इन दोनों की अच्छाइयों को मिला लेता है। जैसे वो प्लेटो अपने शिक्षा सिद्धांत में स्त्रियों को भी स्थान देता है, अर्थात स्त्रियों के लिए शिक्षा के द्वार खोल देता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए महिला शिक्षा, बालिका शिक्षा, स्त्री शिक्षा प्लेटो ने किस नगर राज्य से ग्रहण की? स्पार्टा से। शारीरिक शिक्षा कहां से ग्रहण की? स्पार्टा से। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था उसने कहां से ली? स्पार्टा से। अब यहां पर केवल आपसे पूछा जाएगा मानसिक शिक्षा की व्यवस्था कहां से ली उसने? एथेंस से। वो कहता है केवल शरीर को ही मजबूत नहीं करना है बल्कि उसके मस्तिष्क को भी मजबूत करना है, मस्तिष्क को भी विकसित करना है। ऐसी शिक्षा व्यवस्था उसने की है, अर्थात उसने एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था की अच्छाइयों को मिला दिया है। अब अपन विस्तार से पढ़ेंगे साथियों प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत या शिक्षा योजना। मैंने साथियों आपको ये कहा था कि आपको ध्यान होगा जब हम प्लेटो का आदर्श राज्य पढ़ेंगे और आदर्श राज्य में प्लेटो कहता है कि न्याय की स्थापना करने वाला कौन होगा? न्याय की स्थापना करने वाला दार्शनिक शासक होगा, और दार्शनिक शासक का निर्माण यानी दार्शनिक शासन की उत्पत्ति किससे होगी? तो दार्शनिक शासन की उत्पत्ति शिक्षा सिद्धांत से होगी। शिक्षा सिद्धांत से हमारा दार्शनिक शासक हमारे सामने आएगा, दार्शनिक राजा, यानी उसके चरित्र का आत्मबल या उसके चरित्र का विकास किसके द्वारा होगा? शिक्षा के द्वारा। या हम यूं कह सकते हैं जो दार्शनिक राजा प्लेटो ने बताया है वो दार्शनिक राजा शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त होगा, अर्थात जो शिक्षित हो जाएगा लास्ट में दर्शन का जिसे ज्ञान हो जाएगा वही दार्शनिक राजा बनेगा। इसलिए ये हम कह सकते हैं प्लेटो का जो दार्शनिक राजा है वो इस शिक्षा के रास्ते से जाएगा। तो अपने आप में महत्व हो गया। अब देखिए साथियों प्लेटो कहता है ये दार्शनिक राजा चाहे हम कितनी अच्छी वो व्यवस्थाएं कर दें फिर भी वातावरण से प्रभावित हो जाएगा। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे तो हमें पता लगेगा वो वातावरण में किससे प्रभावित होगा? कंचन और कामनी से। तो वो फिर उसके लिए इलाज के लिए क्या देता है? साम्यवादी सिद्धांत देता है। वो आगे चैप्टर में बात करेंगे। यहां पर अपने को ये समझा है कि प्लेटो ने कहा है कि आंतरिक बीमारी की आंतरिक औषधि है। देखो दो प्रकार की बीमारी, कुछ बाहरी बीमारी, कुछ आंतरिक बीमारी। आंतरिक बीमारी का आंतरिक इलाज होना चाहिए और वो आंतरिक इलाज कौन सा है? शिक्षा व्यवस्था है। आंतरिक बीमारी का आंतरिक इलाज या उपचार ही शिक्षा व्यवस्था है। ऐसा किसने माना है साथियों? प्लेटो ने माना है। अब देखिए प्लेटो ने शिक्षा के दो स्तर बताए हैं। दो स्तर बताए हैं। कितने स्तर बताए शिक्षा के? दो।
एक तो बताया उसने प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, और एक साथ ही उसने बताई है उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा। देखिए प्राथमिक शिक्षा को वो कहता है कि ये होगी 10 वर्ष से 18 वर्ष, कहीं कहीं आपको 20 वर्ष भी लिखा होगा, 10 वर्ष से 18 वर्ष ये उसकी उम्र है। 10 वर्ष से बच्चे की शिक्षा प्रारंभ होगी और 18 वर्ष तक चलेगी। अब प्राथमिक शिक्षा सभी के लिए होगी, सभी के लिए। देखिए आप किसी छोटी गाइड में पढ़ेंगे तो साथियों ये आएगा कि प्लेटो ने जो शिक्षा सिद्धांत दिया है वो केवल अभिभावक वर्ग के लिए, और अभिभावक वर्ग में हम दो वर्गों को शामिल करते हैं, दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग। तो ऐसा कई गाइडों में मिलेगा, छोटी गाइडों में, कि प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना केवल और केवल दो वर्गों के लिए दी है। कौन से? दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग, जिन दोनों वर्गों को मिला क्या कहा जाता है? अभिभावक वर्ग, गार्जियन क्लास। लेकिन ये सही नहीं है। प्लेटो ने प्राथमिक शिक्षा सभी वर्गों के लिए खुली हुई है, सभी वर्गों के लिए। हाँ, उच्च शिक्षा है, उच्च शिक्षा जो कि 20 से 30 वर्ष और फिर 30 से 35 वर्ष, आगे बताएंगे आपको। तो जो ये है प्लस में 15 साल का अनुभव, ये आगे चल के बात करेंगे। ये मतलब उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा साथियों वो केवल और केवल अभिभावक वर्ग के लिए देता है। उच्च शिक्षा केवल अभिभावक वर्ग ही ले सकता है, और अभिभावक वर्ग में हमने अभी बात की थी दार्शनिक वर्ग भी शामिल है, दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग। सैनिक वर्ग, ये दोनों वर्गों को, दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग को मिला कहा जाता है अभिभावक वर्ग। और उच्च शिक्षा केवल अभिभावक वर्ग के लिए ही है, अर्थात इसमें उत्पादक वर्ग उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता है। उत्पादक वर्ग को उसने उच्च शिक्षा से वंचित कर दिया है। ऊपर आते हैं, लेकिन प्राथमिक शिक्षा तीनों वर्ग के लोग लेंगे, चाहे दार्शनिक वर्ग हो, सैनिक वर्ग हो और चाहे उत्पादक हो। सही पूछो तो अभी से हम ये निर्धारित नहीं कर पाए हैं कि वो बच्चा दार्शनिक वर्ग में जाएगा या वो बच्चा उत्पादक वर्ग में जाएगा या वो बच्चा सैनिक वर्ग में जाएगा, क्योंकि बालक को हम जन्म से किसी वर्ग में शामिल नहीं कर रहे हैं। हम बालक की शिक्षा व्यवस्था से ही ये देखेंगे कि बालक की आत्मा में कौन सा सद्गुण प्रधान है। अगर उसके तृष्णा सद्गुण ज़्यादा प्रधान है तो उसे हम उत्पादक वर्ग में रख देंगे, और मान लीजिए उसमें साहस तत्व ज़्यादा प्रधान है उसकी आत्मा में तो उसे सैनिक वर्ग में रखेंगे। अगर उसमें विवेक तत्व ज़्यादा प्रधान है उसकी आत्मा में तो उसे हम दार्शनिक वर्ग में रखेंगे। लेकिन उसकी आत्मा में प्रधान तत्व कौन सा है ये हमें उसकी शिक्षा व्यवस्था से ही पता लगेगा। बच्चे को हम शिक्षा देंगे तब हमें पता लगेगा कि हाँ, इस बालक में तृष्णा तत्व ज़्यादा प्रधान है, इस बालक में विवेक तत्व ज़्यादा प्रधान है, इस बालक में साहस तत्व ज़्यादा प्रधान है। ये शिक्षा से ही पता लगेगा साथियों। तो यहाँ देखते हैं कैसे होगा। यहाँ देखते हैं प्राथमिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम रखा है प्लेटो ने कि यहाँ पर संगीत की भी शिक्षा दी जाएगी और व्यायाम की भी। व्यायाम से शरीर मजबूत होगा और संगीत से उसका मानसिक विकास होगा, मस्तिष्क का विकास होगा, मानसिक विकास होगा, और वहां उसे शरीर का विकास होगा। अब प्रश्न उठता है कि संगीत से तात्पर्य, संगीत में समस्त ललित कलाएं, चित्रकला भी ले लेता है, इसी प्रकार से नृत्य कला भी ले लेता है, गायन कला भी ले लेता है, वादन कला भी ले लेता है। ये सारी ललित कलाएं जितनी भी हैं वो सारी संगीत के अंतर्गत आ जाती हैं। यहाँ संगीत को व्यापक शब्द में लिया गया, व्यापक अर्थ में लिया गया है। व्यायाम में भी केवल शरीर की कसरत ही नहीं आएंगी, यहाँ भी व्यायाम का बहुत व्यापक अर्थ लिया गया है। इसमें आहार शास्त्र है, यानी बच्चे को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, चिकित्सा शास्त्र अर्थात उसकी चिकित्सा की व्यवस्था, इन सभी चीज़ों का ज्ञान करवाया जाएगा उसे। और 18 वर्ष की उम्र पर
18 वर्ष तक पढ़ाया जाएगा। 10 से 18 वर्ष की उम्र पे एक टेस्ट होगा, एक परीक्षा होगी। और भाई ये इस परीक्षा में जो पास हो गया ना, पास हो गया, उसे तो उच्च शिक्षा के लिए योग्य मान लिया जाएगा। और इसमें जो फेल हो गया, फेल हो गया तो उसे उत्पादक वर्ग में शामिल कर दिया जाएगा। किसमें? उत्पादक वर्ग में। अर्थात ये मान लिया जाएगा इस टेस्ट को ये व्यक्ति पास नहीं कर पाया है, इसका मतलब इस व्यक्ति की आत्मा में तृष्णा तत्व है, वासना या इच्छा तत्व है। यानी उसकी आत्मा में प्रधान तत्व कौन सा है? उसकी आत्मा में प्रधान तत्व इच्छा, वासना या तृष्णा है। इस वजह से ये मान लिया गया कि इस व्यक्ति को उत्पादक वर्ग में शामिल कर दो, और अब उत्पादक वर्ग को आगे की शिक्षा देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ उत्पादक वर्ग अलग हो गया है। लेकिन जो बालक इस 18 वर्ष की उम्र में जो पास हो गया है, तो अब उसे 20 वर्ष से 30 वर्ष तक पढ़ाया जाएगा। और पाठ्यक्रम क्या होगा साथियों? यहाँ पाठ्यक्रम होगा साथियों विज्ञान, गणित, ज्योतिष और इसी प्रकार थोड़ा बहुत खगोल विज्ञान, और बिल्कुल थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, गहन अध्ययन हम आगे चल के करेंगे। यहाँ दर्शन शास्त्र का भी अध्ययन शुरू कर दिया जाता है, दर्शन शास्त्र का, फिलोसफी का भी अध्ययन शुरू करा दिया जाता है। खासतौर से यहाँ रेखा गणित, विज्ञान, ज्योतिष और दर्शन शास्त्र का अध्ययन की शुरुआत करवा दी जाती है। और 30 वर्ष की आयु में, कब साथियों? 30 वर्ष की आयु में टेस्ट लिया जाता है। और टेस्ट में जो पास हो गए, पहले तो करते हैं फेल हो गए टेस्ट में, उन फेल होने वालों में ये मान लिया जाता है कि इन व्यक्तियों में क्या है? इन व्यक्तियों में साहस तत्व है। इन व्यक्तियों में कौन सा तत्व है? साहस तत्व है। और साहस तत्व है तो इनको किस में भर्ती कर दिया जाता है? सैनिक वर्ग में। इनको सैनिक वर्ग में। अब इस सैनिक वर्ग को आगे की शिक्षा नहीं दिलवाई जाएगी। ध्यान रखना, उच्च शिक्षा को ये 2 भागों में डिवाइड करता है। प्लेटो उच्च शिक्षा को 2 भागों में डिवाइड करता है। मैं यहां समझाने का प्रयास करता हूं साथियों। देखिए प्लेटो क्या करता है, उच्च शिक्षा को, उच्च शिक्षा, पहले तो प्लेटो क्या है, शिक्षा को 2 भागों में बांट रहा है, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। अब उच्च शिक्षा को ये दो भागों में डिवाइड करता है। एक तो 20 से 30 वर्ष तक, और मैंने कहा 30 वर्ष पे क्या लिया जाएगा? टेस्ट। और इस टेस्ट में जो फेल हो जाएगा, फेल होने वालों को फेल हो जाएगा, उसे सैनिक वर्ग में शामिल कर दिया जाएगा। सैनिक वर्ग में, सैनिक वर्ग में शामिल कर दिया जाएगा, फेल हो जाएगा। अब इसको 30 साल में जो फेल हो गया है उसको सैनिक वर्ग में शामिल कर दिया गया। अब इसको आगे की शिक्षा नहीं दी जाएगी। उच्च शिक्षा का जो और ऊपर की उच्च शिक्षा में भी जो दूसरा स्तर है उसकी शिक्षा नहीं दी जाएगी। और जो पास हो गए इस टेस्ट में, क्या हो गए? पास, उनको उच्च शिक्षा के दूसरे स्तर की भी शिक्षा प्रदान की जाएगी, जो होगी 30 वर्ष से 35 वर्ष तक। 30 वर्ष से 35 वर्ष तक। और यहाँ पाठ्यक्रम क्या होगा? यहाँ पाठ्यक्रम होगा साथियों दर्शन शास्त्र, केवल दर्शन शास्त्र का अध्ययन करवाया जाएगा, दर्शन शास्त्र का, लेकिन यह बहुत ही गहन अध्ययन करवाया जाएगा। दर्शन शास्त्र का डीप अध्ययन करवाया जाएगा, गहन अध्ययन करवाया जाएगा फिलोसफी का। और अब इसमें कोई टेस्ट नहीं लिया जाएगा। टेस्ट केवल 2 स्थान पे, एक तो 18 वर्ष की उम्र पे, 18 वर्ष की उम्र पे जो व्यक्ति फेल होता है उसे उत्पादक वर्ग में शामिल कर दिया जाता है। फिर जो पास हो जाते हैं उनको उच्च शिक्षा के लिए योग्य माना जाता है। और 20 से 30 वर्ष तक उन्हें गणित, विज्ञान, ज्योतिष, खगोल शास्त्र इनका अध्ययन करवाया जाता है। 30 वर्ष पे फिर टेस्ट लिया जाता है, जिसमें फेल हो जाते हैं उनको सैनिक वर्ग में शामिल कर दिया जाता है। और 30 वर्ष वाले टेस्ट में जो पास हो जाते हैं उन्हें उच्च शिक्षा के अगले स्तर पर अध्ययन करवाया जाता है,
जो कि 30 से 35 वर्ष तक यानी 5 साल तक उनको दर्शन शास्त्र का गहन अध्ययन करवाया जाता है। उसके बाद में इन सभी को, मैंने कहा 35 वर्ष के बाद में कोई टेस्ट नहीं होगा, 15 वर्ष तक, 15 वर्ष तक, तो 35 प्लस में 15 यानी 50 की उम्र तक, आयु कितनी होगी, 50 वर्ष की आयु, 50 वर्ष की आयु तक उनको व्यवहारिक ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण दिया जाता है, व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। कब? 35 वर्ष से अगले 15 वर्ष तक यानी 50 वर्ष की उम्र तक। अब ये 50 वर्ष की उम्र तक जो व्यक्ति तपस्या कर लेगा अर्थात पढ़ाई कर लेगा, वह इन सभी को दार्शनिक वर्ग में शामिल किया जाता है। दार्शनिक वर्ग में मैंने कहा था इन वर्गों की रचना किसने होगी? शिक्षा व्यवस्था से। 18 की साल में उम्र में जो फेल हो गए उन सभी बच्चों को किस में डाल दिया? उत्पादक वर्ग में। 30 वर्ष की आयु में जो टेस्ट में फेल हो गए उनको डाल दिया सैनिक वर्ग में। और बस 30 वर्ष की आयु में जो पास हो गए ना, वो सारे आगे जाकर किस में शामिल हो जाएंगे साथियों? वो शामिल हो जाएंगे दार्शनिक वर्ग में। अब प्लेटो की शिक्षा, ये पाठ्यक्रम पे भी क्वेश्चन आ सकता है। प्लेटो की शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आएगा प्लेटो की शिक्षा और आधुनिक शिक्षा से कैसे समानता रखती है, आज के टाइम पे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और इसमें हम देखेंगे इसकी शिक्षा सिद्धांत या शिक्षा व्यवस्था की विशेषताएं क्या है। देखिए, जो हमारे गांधी जी ने कहा है आत्मा क्या है, शरीर सॉरी शिक्षा क्या है, गांधी जी ने कहा है आत्मा और शरीर का जो विकास करे वही शिक्षा है। और प्लेटो ने भी, मैंने क्या समझाया है, प्लेटो की विशेषताओं में क्या बताया, शिक्षा विशेषताओं में हमने यही बात की थी। प्लेटो मानसिक विकास की भी बात करता, मानसिक है ना आत्मा, मानसिक विकास की बात करता है, और ये लक्षण उसने कहां से लिया है? एथेंस से। और स्पार्टा से उसने शारीरिक विकास को भी लिया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो गांधी जी या वर्तमान शिक्षा शास्त्री कहते हैं कि शिक्षा के द्वारा शरीर का भी विकास होना चाहिए और आत्मा का भी यानी मानसिक विकास भी होना चाहिए, वो की वो विशेषताएं हम प्लेटो में देखते हैं। वो बड़ी सुंदर मिश्रण करता है शारीरिक शिक्षा व मानसिक शिक्षा पर बल। अब आप ये देखो वर्तमान समय में कितना प्रासंगिक हो गया प्लेटो। आज जब हम 2020 में या 22 में हम क्या कर रहे हैं, आज के टाइम पे हम कह रहे हैं बालिका पढ़ाओ, बालिका पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, ये नारा बुलंद कर रहे हैं। प्लेटो आज से करीब 2500 साल पहले, 2500-2600 साल पहले इस बात के ऊपर बल दिया कि स्त्री शिक्षा पे बल देता है। वो स्त्री शिक्षा पर बल, वो कहता है कि स्त्री को भी उतना ही अधिकार है शिक्षित होने का, शिक्षा प्राप्त करने का, जितना कि पुरुष को। वो स्त्री और पुरुष की शिक्षा में भेदभाव नहीं करता है, और इसी वजह से वो कहता है अगर स्त्री भी दर्शन उसमें व्याप्त हो जाए अर्थात दर्शन का ज्ञान हो जाए तो वह राजा भी बन सकती है। स्त्री शिक्षा पे बल वर्तमान समय से देखिए इसकी प्रासंगिकता होगी। वर्तमान समय में हमने 2010 में 1 अप्रैल 2010 को भारत सरकार ने पूरे देश में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का कानून लागू किया, और यहां पर भी इसने क्या कहा, स्पार्टा से प्रेरित होकर, कहां से? स्पार्टा से प्रेरित होकर वो कहता है शिक्षा किसका दायित्व होगा? राज्य का दायित्व होगा, राज्य का दायित्व है शिक्षा। आज भी हम ये मानते हैं शिक्षा किसका दायित्व है?
राज्य का कितना ही प्राइवेटेशन हो गया है, कितने ही प्राइवेट इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, लेकिन फिर भी सरकार आज भी मुफ्त शिक्षा दे रही है। और इस कानून के तहत तो 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा भारत सरकार दे रही है। तो हम कह सकते हैं ये आज के समय में रिलेवेंट है प्लेटो। अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा पे बल देता है, निःशुल्क शिक्षा पर बल देता है। एक है इसका जो पाठ्यक्रम है, इसका पाठ्यक्रम मनोविज्ञान पर आधारित है, मनोविज्ञान पर आधारित और बड़ा ही व्यापक पाठ्यक्रम बताता है। शॉर्ट नहीं, बड़ा ही व्यापक पाठ्यक्रम बनाता है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकास करने में सहायक है। ये साथियों उसके शिक्षा सिद्धांत की क्या है, विशेषता है। इसीलिए कहता है कि शिक्षा वह औषधि है, वह दवाई है जो आंतरिक रोगों का उपचार करती है। और वर्तमान समय में इसकी शिक्षा व्यवस्था प्रासंगिक है। एक दो कमियां हम इसके क्रिटिक्स निकाल सकते हैं, और वो कमियां या आलोचनाएं क्या है इसके शिक्षा सिद्धांत की, कि एक तो इसने क्या कर दिया कि उच्च शिक्षा से उत्पादक वर्ग को वंचित कर दिया है, इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। अर्थात वर्तमान समय में चाहे प्राथमिक शिक्षा हो चाहे उच्च शिक्षा हो, उसके द्वार सभी के लिए खुले हुए हैं, लेकिन प्लेटो उच्च शिक्षा का रास्ता बंद कर देता है। उच्च शिक्षा उत्पादक वर्ग के लिए उच्च शिक्षा के द्वार बंद कर देता है। यहां पर वो अन्याय करता है एक प्रकार से। एक कमी तो क्रिटिक्स से निकालते हैं। एक है कि जो प्लेटो ने जो शिक्षा की व्यवस्था की है वो बहुत लंबी आयु तक की है, यानी कि इसका अंतिम रूप से कब तक शिक्षा लेगा, 50 वर्ष की आयु तक। आजकल औसत आयु लगभग 60-70 वर्ष होगी, तो बोले भाई इसकी तो पढ़ाई में पूरी जीवन निकल जाएगा। और एक इसने आवश्यकता से अधिक दर्शन पे बल दिया है। इसकी शिक्षा व्यवस्था में आवश्यकता से अधिक दर्शन के शिक्षण पे बल दिया गया है। इसने साथियों में पिछली क्लास में बता दिया था कि 388 ईसा पूर्व में एथेंस में अकादमी की स्थापना की। अकादमी एक शिक्षण संस्था थी जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय कहा जाता है। कब की गई थी? 388 ईसा पूर्व, 388 ईस्वी नहीं, 388 ईसा पूर्व एथेंस में अकादमी की स्थापना किसने की? प्लेटो ने की, जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय, प्रथम यूनिवर्सिटी कहा जाता है, फर्स्ट यूनिवर्सिटी कहा जाता है। और इसके दरवाजे पर, इसके गेट पर क्या लिखा हुआ था? अकादमी के बाहर क्या लिखा हुआ था? जिसे रेखा गणित का ज्ञान नहीं है वह यहां प्रवेश न करे, यानी न करे। अर्थात उसने, आप ये समझो कि वो गणित के शिक्षण के ऊपर कितना बल देता है। वो कहता है गणित जिसका तेज होगा उसी में दर्शन का विकास हो सकता है। दर्शन के विकास के लिए क्या है? गणित का ज्ञान होना जरूरी है। गणित के ज्ञान से ही व्यक्ति के दर्शन के ज्ञान को समझ पाएगा, दर्शन का विकास हो पाएगा। इसलिए वो कहता है जिसे गणित का यानी रेखा गणित का ज्ञान नहीं है वो यहां पर प्रवेश न करे। ये कहां लिखा हुआ था? अकादमी के गेट के ऊपर लिखा हुआ था। अब साथियों, प्लेटो के आदर्श राज्य के दो आधार स्तंभ थे, एक शिक्षा और एक साथियों उसकी साम्यवादी व्यवस्था।
कल हम इसका अध्ययन करेंगे उसके साम्यवादी सिद्धांत का। फिर आगे चलकर हम इसका पढ़ेंगे प्लेटो का गुफा का सिद्धांत, प्लेटो का ज्ञान का सिद्धांत, दो दुनियाओं का सिद्धांत, प्लेटो के शाही झूठ का सिद्धांत, इसी प्रकार धातुओं से उत्पन्न लोगों का सिद्धांत। उम्मीद करता हूं साथियों ज्ञान की इस श्रृंखला में आपको आनंद आ रहा होगा और आप आनंद के साथ अपना ज्ञानवर्धन भी कर रहे होंगे और अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी करेंगे। मैं अजय जखराना, धन्यवाद।